गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ज्ञान का छोटा सा परीक्षण और ढेर सारी जानकारी लेकर उपस्थित हैं हम, और टेस्ट के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारी देने के लिए, जो कि जैसे कि अभी पेपर आया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है यूपीएसआई का, कुछ दिन में यूपीपी का भी आएगा। तो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिलने के चांसेस हैं, और तैयारी करते रहेंगे तो अन्य पेपरों में भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टेस्ट दीजिए, आंसर सोचिए, हम आंसर बताएंगे, फिर आप आंसर मैच कराइए, देखिए कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कितना सही हो रहा है। चलिए फिर कुछ डिटेल भी बताएंगे, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आप। भारत के किस व्यक्ति को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप बताएं कि भारत के किस व्यक्ति को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, अनुपम खेर, कृष्ण राजदान, अन्ना हजारे। चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। इनके साथ पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वो कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, दोनों को साथ में मिला था। और एक बात बताऊं कि मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। इतना जानते रहिएगा, सबसे कम उम्र में अगर कोई नोबेल पुरस्कार पाया है तो वो मलाला यूसुफजई। और ये दोनों को जो पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से, ये शांति के लिए, मतलब विश्व में शांति फैलाने के लिए मिला है। अब एक चीज़ और जानते रहिएगा, कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इनका जो आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं, और उसी संस्था के तहत ये छोटे बच्चों के हितों के लिए काम करते हैं। छोटे बच्चों को, अनाथों की देख रेख करते हैं, उनके पढ़ने के रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो सामाजिक कार्य के लिए शांति का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है अनुपम खेर को, आप जानते हो इनको कोई पुरस्कार मिला नहीं है, हालांकि मतलब नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है, बाकी तीन को किसी को नहीं मिला है। अनुपम खेर ये एक्टर हैं, आप जानते हो। कृष्ण राजदान के बारे में आप नहीं जानते होंगे, हम आपको बताते हैं। कृष्ण राजदान पत्रकार हैं, और इनकी बेटी का नाम है निधि राजदान, वो भी पत्रकार हैं, और वो एनडीटीवी में है। एनडीटीवी रवीश कुमार जिसमें हैं, आप वो जानते होंगे, तो उसमें है। 2019 में उन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया था, हालांकि कहीं पर उनको और जॉब मिला था, अब शायद वापस आ रही हैं। तो ये निधि राजदान कृष्ण राजदान की बेटी हैं। कृष्ण राजदान पत्रकार हैं, इनको भी नहीं मिला है। अन्ना हजारे तो आप जानते होंगे। अन्ना हजारे 2013 में बड़े चर्चा में आए थे, जब सरकार की रातों की नींद उड़ा दिए थे। अन्ना हजारे सरकार के रातों की नींद उड़ा दिए। आप क्या सोचते हैं कि रातों की नींद केवल प्यार में उड़ता है? चाइना से पूछिए, इसमें भारत ने उसके रातों की नींद उड़ा रखे हैं। तो इन्होंने सरकार की रातों की नींद उड़ा रखी थी। दरअसल ये काला धन वापस लाओ का नारा लेकर आंदोलन करने लगे और अनशन पे बैठ गए। पूरा देश इनके समर्थन में आ गया, आम आदमी के नाम से। और इन्हीं के साथ आए थे अरविंद केजरीवाल भी, जो आज की एक पार्टी बनाकर आम आदमी पार्टी के नाम से दिल्ली के सीएम भी बन चुके हैं। तो अन्ना हजारे ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट इनको आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आंसर जो था वो था ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। 2014 में इन्हें मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई मूलतः पाकिस्तान के हैं, उनको अफगानियों ने गोली मारा था। महिलाओं, मतलब वो बालिकों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। तो अफगान में ये होता था कि लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए उनको गोली मारी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी, और आप ये क्वेश्चन भी सही रहा होगा। यहाँ पर आंसर देख लीजिए आप, कैलाश सत्यार्थी है। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को? सोचें। कुछ हम फैक्ट भी आपको बताएंगे, ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले आप आंसर सोच लें। ऐसा पढ़ें आप कि आप भी पेपर की रातों की नींदें उड़ा दें, तभी पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह पर
आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन की वजह से ही चीज़ें लाल होती हैं। आप जानते हो लोहा भी जंग लगने के बाद लाल ही दिखता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल हो दिखता है, उस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। एक चीज़ जानते रहिए, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सूर्य के अगर सबसे नज़दीक ग्रह की बात करेंगे तो वो बुध है। सूर्य के जैसे ये देखो, ये सूर्य है, तो इसके बगल में यहाँ बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, ये बड़ा सा बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, इतने ग्रह हैं, ये इसी क्रम में हैं। तो सबसे नज़दीक बुध है, तो सबसे नज़दीक है, सूर्य से बहुत तेज़ी से खींचता है, तो सबसे जल्दी शुक्र की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिन आपको पेपर में मिलता होगा। 88 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है, और अपने अक्ष पर भी 56 दिन में घूम जाता है। तो यहाँ दिन रात भी पृथ्वी की तुलना में छोटे होते हैं, और ये सूर्य का चक्कर बहुत जल्दी लगा लेता है। तो मतलब यहाँ पर साल भी 88 दिन का होता है। शुक्र, बुध के जस्ट बाद शुक्र है, देखो अब ये बुध है, ये शुक्र है। शुक्र भी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से नज़दीक है, और यहाँ पर दिन रात बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 256 दिन में घूमता है, अर्थात कि 128 दिन का दिन होता है, 128 दिन की रात होती है। उसके बाद पृथ्वी का नंबर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंगल है और बृहस्पति है। तो बृहस्पति की ये जो बात हो रही है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसको जानते रहिएगा। और बृहस्पति अपने अक्ष पे सौर मंडल में सबसे तेज़ी से घूमता है, लगभग 9 घंटे 25 मिनट में अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम जाता है। मतलब यहाँ पर 9 घंटे का दिन होता है, 9 घंटे की रात होती है। जो जितना तेज घूमेगा उतनी छोटे दिन रात होते हैं। तो एक चीज़ जानते रहिएगा आप, अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि सबसे छोटे दिन रात किस ग्रह पे होते हैं, तो बृहस्पति पर होता है। और पूछा जाए कि सबसे बड़े दिन रात किस ग्रह पे होते हैं, तो शुक्र पर होता है। अगर क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति है। अगर क्वेश्चन आए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। और ये जो आप शुक्र देख रहे हो ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो CO2 की वजह से यहाँ पर वायुदाब बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर गैसों का दाब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए चमकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसे चमकता भोर का तारा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, ध्यान रखिएगा। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, और मंगल पर आयरन ऑक्साइड अधिक है। और बृहस्पति पर मीथेन गैस भी मिलती है, लेकिन जानते रहिएगा बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात, अभी तक बृहस्पति के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जो कि पहले बृहस्पति के पास था, अब वर्तमान में शनि के पास है। तो कई चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट थी, हमने आपको बता दिया। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो सबसे नज़दीक बुध होता है, और सबसे दूर वरुण होता है, याद रखिएगा। और अगर बड़े आकार के ग्रहों के क्रम में देखेंगे तो याद रखिएगा, सूर्य है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार आपको दिख रहा है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। 4 ऐसे क्रम से हो जाएंगे। 5वें पे पृथ्वी आती है। सौरमंडल में पृथ्वी का आकार में अगर क्रम देखेंगे तो 5वां, और सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो तीसरा। यहाँ पर कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन कि शुरू से देखेंगे तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, और मंगल के पास 2 उपग्रह है। मंगल के दोनों उपग्रहों के नाम है फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। और भारत ने अपना जो मंगल मिशन छोड़ा था, जो एक ही बार में सक्सेस हुआ था, वो 2013 में छोड़ा था, ये भी याद रखिएगा। लगभग 8-9 महीने बाद ये मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं, सब याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सम्मानित क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन से थोड़ा गर्व का अनुभव होता है। इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोचें आप। कृतेश राजदार, अमर्त्य सेन, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, सोचें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का दिया गया था, वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए। और इनको, अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो इनका जन्म 1933 में बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। 1933 में इनका जन्म बंगाल में हुआ था। और इनको
1998 में मिला नोबेल पुरस्कार, वो भी अर्थशास्त्र का, और 1999 में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, काफ़ी सम्मानित पर्सन है ये। भारत का नाम ऊंचा करने में काफ़ी योगदान है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप इसको याद रखिएगा। इनको किसके लिए मिला है? तो वेलफेयर इकोनॉमी की, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अगर प्रणब मुखर्जी की बात करें तो प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया गया है, लेकिन ये रामनाथ कोविंद के जस्ट पहले भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके पहले ये एक लोक कार्यकर्ता थे, मतलब कि सांसद रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। और बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं। और उसके पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, कई चीज़ें इनके नाम से मशहूर हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के पूर्व गवर्नर हैं, और प्रणब मुखर्जी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अमर सेन जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, बंगाल से संबंधित हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भूगोल जरूर पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य से नहीं जाती है? याद रखिएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखा करो जिसमें नहीं पूछा हो। कह रहा है कृष्णा नदी किस राज्य से नहीं जाती? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सोचे किस राज्य से नहीं जाती? चलिए, आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। कृष्णा नदी इसमें से पश्चिम बंगाल से नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। मैं थोड़ा मैप से आपको दिखाता हूँ। ये मैप देखें आप, मैप में आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो, यहाँ पर लिखा है कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आप देखो सोलापुर महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से ऐसे देखो, ये निकली हुई कृष्णा ऐसे आई हुई है। उसके बाद ये कर्नाटक में आती है, कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, आंध्र प्रदेश में ऐसे, और इधर से आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, दिख रहा है। और इधर से देख रहे हो आप, ये मूसी नदी आई हुई है, दिख रहा है आपको मूसी नदी। हैदराबाद ये देख रहे हो हैदराबाद, तो हैदराबाद भी मूसी नदी के किनारे है, आप ये पढ़े होंगे। तो कृष्णा की एक सहायक नदी है, और ये आकर कृष्णा में मिल जाती है। तो कृष्णा ऐसे गई हुई है, आप ये देख लो। इधर से तुंगभद्रा भी आकर इसमें मिलती है। तो कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम बंगाल आपको इधर मिलेगा, तो उधर नहीं जाती है। अगर हम आपको इस मैप में दिखाना चाहें, तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप देखें थोड़ा ध्यान से। इधर देखें आप, यहाँ से निकलेगी महाराष्ट्र से कर्नाटक होते हुए, इधर से आंध्र प्रदेश में, उसके बाद ये बंगाल खाड़ी में, ये है कृष्णा। इधर से आती है मूसी नदी, आकर इसमें मिलती है। तो यही आपको मैप में मैंने वहाँ दिखाया था, तो जनरली आप जानते होंगे। और बंगाल की जो बात हो रही थी, बंगाल आपको मिलेगा यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल है। थोड़ा मैं मैप जूम छोटा करता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ना, ये है बंगाल। तो इधर तो जा ही नहीं रही है, तो इधर से ऐसे निकल जा रही है, तो ये वाला आंसर कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन पश्चिम बंगाल था, मतलब पश्चिम बंगाल से नहीं जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारत के किस राज्य की सरकार ने लंदन में स्थित अंबेडकर हाउस को खरीदा है? दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, गुजरात। सोचें, ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर होंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। लंदन में, ऐसे ही लंदन में इंडिया हाउस भी बना हुआ है, ऐसे ही अंबेडकर हाउस भी बना हुआ है। तो वहाँ पर अंबेडकर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर को जानते होंगे आप, संविधान के निर्माता बोले जाते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने उससे खरीदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। इन्होंने ही लंदन में स्थित अंबेडकर हाउस को खरीदा है। उसमें अंबेडकर से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत सी उनकी यादें हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी सरल और सस्ता क्वेश्चन है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप सामान्यतः इसमें किससे बनाई जाती है? सोना, क्रोमियम, सीसा, सिलिकॉन। सोचें, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही है। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी और लाइक भी ज़रूर किया करें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो आईसी चिप है, इसे सिलिकॉन से ये बनाई जाती है।
और सिलिकॉन एक तत्व है, उसी से बनाई जाती है। अब आप ये सोचिए कि सिलिकॉन वैली भारत में कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा सिलिकॉन चिप बनाई जाती है। और सिलिकॉन चिप का उपयोग कंप्यूटर में, मोबाइल में, आप जो चिप यूज करते हो मोबाइल में, वो सिलिकॉन की बनी होती है। और मुख्यतः सिलिकॉन वैली है कहाँ, ये तो भारत में कंपेयर किया जाता है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बेंगलुरु में बता दिया जाता है। तो मुख्यतः सिलिकॉन वैली अमेरिका में है। अमेरिका में एक स्थान है सिलिकॉन वैली, वहाँ बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कंप्यूटर संबंधी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जब किसी देश में बहुत बड़े स्तर पर कोई चीज़ बनाई जाती है, और वैसी ही चीज़ें अगर भारत में भी बनाई जाए किसी राज्य में, किसी स्थान पर, तो उसी देश से भारत का कंपेयर कर देते हैं। इसलिए सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका में सिलिकॉन वैली में बनाया जाता है ढेर सारी चिप, वैसे ही बेंगलुरु में भी ढेर सारी चिप बनाई जाती है। इसलिए भारत में जो बेंगलुरु है, इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ऐसे ही आप जानते होंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। कंपेयर में अगर क्वेश्चन आता है तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि जिस तरह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत का एकीकरण किया था, उसी तरह बिस्मार्क जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने पूरे जर्मनी का एकीकरण किया था। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, तो उन्हीं के जैसा ही भारत में एकीकरण करने का श्रेय पटेल को जाता है, इसलिए पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ऐसे जनरली बहुत सारी चीज़ें कंपेयर किया जाए। जैसे क्वेश्चन आता है भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर किसे कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। अब किससे कंपेयर करके करते हैं ये, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने कई वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताया कि भारत का रूर चलो मैंने बता ही दिया आंसर, जर्मनी में है ये। जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर, वहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वैसे ही भारत में छोटा नागपुर के पठार पर भी खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए कंपेयर कर लिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और मैनचेस्टर कहाँ है जहाँ से कंपेयर करके भारत में मैनचेस्टर शब्द उपयोग किया जाता है। हालांकि मैं जर्मनी का रूर वाला ही पूछने वाला था, लेकिन वो तो आपको आंसर बता ही दिया मैंने समझाते वक्त ही। तो अब आप मैनचेस्टर का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, और यहाँ पर ऑप्शन क्या था, सिलिकॉन, इससे ही चिप बनता है। सीसा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ, सीसा को कहते हैं अतिशीतित द्रव्य, ध्यान रखिएगा, अतिशीतित द्रव्य नहीं, अतिशीतित द्रव। सीसा एक प्रकार का द्रव है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे प्राचीन काल की जो इमारतें पड़ी हुई हैं, इमारतों का जब निरीक्षण किया गया तो उस इमारतों में जो शीशे लगे हुए थे, तो शीशों के आकार ऐसे थे। मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे मतलब ये है कि शीशा ऊपर से पतला है, नीचे मोटा है। तो आधार उसका मोटा है और ऊंचाई पे पतला है। मतलब जैसे इतनी बड़ी खिड़की लगी हुई है, जैसे ये खिड़की में लगा हुआ है शीशा इतना लंबा, तो ये जो आधार वाला शीशा है, इधर मोटाई ज़्यादा रहता था और ऊपर पतला ज़्यादा रहता था। तो ये हुआ पहले कि ऐसे ही डिजाइन करके लगाया ही गया है कि आधार पे मोटा रहेगा और ऊंचाई पे पतला रहेगा, तो थमेगा, ज़्यादा दिन तक रहेगा। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, तब उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगाया नहीं गया था। दरअसल शीशा एक अतिशीतित द्रव है, और ये समय के साथ द्रव क्या होता है, द्रव क्या करता है, जैसे आप पानी रख दो, पारा आप रख दो, तो पारा जैसे आप यहाँ गिरा दोगे एक बूंद, तो धीरे धीरे वो फैलेगा, थोड़ी देर में कुछ दूर पर फैल जाएगा। पानी का एक बूंद गिराओगे तो धीरे धीरे फैलेगा। हालांकि ये पतले होते हैं, जल्दी फैल जाते हैं। शीशा अतिशीतित द्रव के अंतर्गत आता है, मोटा होता है, इसको फैलने में कई सौ साल लगते हैं। अतः जब प्राचीन काल में इमारतें बनी थी तो पतली पतली ही बनाई गई थी, पतली पतली शीशे का ही उपयोग करके बनाया गया था। लेकिन ऊंचाई से इधर दाब पड़ रहा था, अतः शीशा धीरे धीरे नीचे विस्थापित हुआ, आकार भी थोड़ा छोटा हुआ, और ये इधर का शीशा नीचे इकट्ठा हो गया, तो आधार मोटा हो गया और ऊंचाई पे पतला हो गया। तो ये था आंसर। इसको याद रखिएगा, शीशा अतिशीतित द्रव में आता है। तो ये भी जानते रहिएगा, इसको बताना जरूरी था, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर था वो सिलिकॉन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 1800 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 999 किलोमीटर। सोचिए। देखिए, अक्सर नदियों की लंबाई पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का अंतर से नहीं पूछा जाता। जैसे जो आप यहाँ पर अंतर देखोगे तो 200-300 किलोमीटर का अंतर है।
इतने अंतर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं पूछेगा कि 210 किलोमीटर है कि 212 किलोमीटर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 1-2 किलोमीटर नदियों में अंतर हमेशा होता रहता है। तो 100-200 के अंतर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सोचें कितनी है लंबाई। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। एक चीज़ जानते रहिएगा, किसी भी नदी की लंबाई एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि नदियाँ अपने रास्ते को, मार्ग को थोड़ा बहुत हमेशा बदलती रहती हैं, कटाव करती रहती हैं, इसलिए उनकी लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती, लेकिन 1300 किलोमीटर लंबी है, ये आप जानते रहिएगा कृष्णा। और कृष्णा का हमने आपको मैप अभी दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये तो आप जानते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है? यमुना, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध बना है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुने होंगे। कभी कभी अन्य जीएस के क्वेश्चन भी हमें प्रश्नों का आंसर सोचने में सहायता कर देते हैं। जब आप शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको एक ज्योतिर्लिंग श्री सैलम के नाम से मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप ध्यान दो कि कौन सी नदी इसमें से आंध्र प्रदेश में जाती होगी। यमुना तो नहीं जाती, आप जानते हो यमुना बहती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। कावेरी, कावेरी आपको मिलेगी, ये तमिलनाडु में बहती है। कृष्णा ही अभी हम आपको बताए थे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये जो कृष्णा नदी है, इसी पर श्री सैलम बांध है, तो याद रखिएगा। और श्री सैलम में ही शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, ये भी जानते रहेगा। तो जीएस पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी अन्य क्वेश्चन के जो जीएस होते हैं वो भी आकर किसी दूसरे क्वेश्चन में सहायता कर देते हैं। तो आपका काम ये है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं, एक बार ज़रूर खुद से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लस आपको जानकारी होनी चाहिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं, एक बार देख कर जरूर बताइएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है। जो 12 हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही था, कृष्णा नदी पर है श्री सैलम बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? मतलब कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेन्ना, कोयना, तुंगभद्रा, कावेरी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और एक बात जानते रहिएगा, तुंग और भद्रा दो भागों में मिलकर, जैसे कृष्णा ऐसे गई है तो तुंगा और भद्रा ऐसे जाकर मिलती है, उसके बाद ये जाकर कृष्णा से मिलती है। इसलिए इन दोनों, इधर ये तुंगा है इधर ये भद्रा है, दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं, फिर जाकर कृष्णा मिलती हैं। तो ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको मैप दिखाए थे, फिर से मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ एक बार। यहाँ मैप देखें आप, दिख रहा है आपको? यहाँ पर से देखो, ये कृष्णा ऐसे गई हुई है ये, और ये देख रहे हो आप, ये तुंगभद्रा, इधर से तुंगा इधर से भद्रा ऐसे आई हुई है, ये आपस में मिलती हैं, फिर ये आकर ये कृष्णा में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। और कृष्णा में ही एक नदी और आके मिलती है इधर से, मूसी नदी। देखो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कई बार मैं आपको बता रहा हूँ। और कृष्णा ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास से निकली है, ये भी जानते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र से जाती है कृष्णा, ये जानते रहिएगा। और तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी जानते रहिएगा। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताए हैं। बाकी नदियों से क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड हुए हैं, केवल उसमें नदियों से ही क्वेश्चन कराए गए हैं, वो पूरे मैप से कराए गए हैं। आप एक बार 6-7 वीडियो नदियों के अपलोड किए गए हैं, आप उसको जाकर देख लेंगे तो भारत की नदियों से जितने क्वेश्चन आते हैं गड़बड़ नहीं होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन तुंगभद्रा सही था। आशा करते हैं कि आपका ढेर सारा सही होगा, सब सही हुआ होगा। और जितना आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। यूनिक एजुकेशन सदैव आपके साथ रहेगा। चैनल को अगर नए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें,